मेरा नाम रश्मि है। मैं 35 साल की हो चुकी थी। मेरा रंग बहुत सांवला था। मैं इतनी ज़्यादा काली थी कि मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा था। जो भी मुझे देखने आता, मुझे देखते ही रिजेक्ट कर दिया करता। मेरी इस परेशानी से मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। मेरे माता-पिता चाहते थे कि वह मेरे लिए कोई कुँवारा लड़का देखे, लेकिन रंग, गोरा रूप देखते ही मेरे लिए 4-5 बच्चों के बाप का रिश्ता आता, या फिर किसी तलाकशुदा इंसान का रिश्ता आता, या फिर किसी बूढ़े आदमी का रिश्ता आता। ऐसे इंसान से मेरे माता-पिता मेरी शादी नहीं करवाना चाहते थे। उनका कहना था कि हमारी बेटी हमारे लिए बोझ नहीं है। उसके लिए जब अच्छा रिश्ता मुनासिब होगा तब हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे। लेकिन इधर मेरी उम्र निकलती जा रही थी और मेरे चेहरे से मेरी उम्र साफ पता चलने लगी थी। अब लोगों ने मेरे माता-पिता को यही समझाया कि बेटी की शादी जैसे भी हाल में हो रही हो कर दो। आपकी बेटी शादी की उम्र निकलती जा रही है। आने वाले टाइम में आपको इस तरह के भी रिश्ते नहीं मिलेंगे। यही सोचते हुए मेरे पेरेंट्स ने एक ऐसे इंसान का रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया जिसकी जवान 2 बेटियां और एक बेटा थी। मेरे पिताजी बहुत ही सीधे आदमी थे। एक आदमी ने उनके मेरे इस रिश्ते के बारे में बताया था। जब मेरे पेरेंट्स को यह फ़िक्र लगी रहती थी कि कहीं आने वाले टाइम में हमारी बेटी के लिए और भी ज़्यादा बुरे रिश्ते ना आने लगे। जिससे मेरा रिश्ता बताया था वह मेरे पिताजी का कोई जानने वाला था। उसने लड़के की फ़ोटो मेरे पिताजी को दिखाई तो मेरे पिताजी ने देखते ही उस लड़के को पसंद कर लिया था, क्योंकि लड़का देखने में गोरा, चिट्टा और स्मार्ट था और उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वह 3 जवान बच्चों का बाप है। फिलहाल मेरे पिताजी ने हमारी तरफ से तो रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अब मेरा फ़ोटो भी लड़के वालों को भेज दिया गया। लड़के वालों ने भी मुझे पसंद कर लिया। इसी तरह से सादगी से मेरी शादी हो गई और मैं विदा होकर अपने ससुराल चली गई। लेकिन शादी के 2 दिन पहले मैंने एक बात नोटिस की थी कि मेरे परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहे थे और मुझे देख-देख कर बहुत रो रहे थे। उनका कहना था कि अपनी ससुराल जा रही हो तो हमेशा अपने घर को जोड़े रखना और पति के घर में हर हाल में गुज़ारा करना। मैं अपने घरवालों की बात को अच्छी तरह समझ गई थी कि वह क्या कहना चाह रहे हैं। जब मैं शादी करके अपने ससुराल गई तो मैंने अपने पति के बच्चों को देखा। बच्चे सभी जवान थे। मुझे उन लोगों को देखकर बड़ी हैरानी हुई थी। दोनों लड़कियां बहुत खूबसूरत थी और लड़का बड़ा अजीब टाइप का था। उसने अपने एक कान में कुंडल पहना हुआ था, जैसे गुंडे लड़के पहनते हैं। मुझे लगा शायद आजकल यह फैशन चल रहा होगा। मेरे पति की माँ भी उसके घर में मौजूद थी, लेकिन एक अजीब बात ये थी कि जब मेरा रिश्ता पक्का हुआ तो सिर्फ आदमियों के बीच ही यह बात चली थी। जब मेरे पति की माँ है तो फिर वो मुझे देखने के लिए मेरे घर क्यों नहीं आई और ना ही मेरे अपने बेटे बहू की लेने के लिए उसके मायके में गई। अपने पति के साथ मंदिर में सारी रस्में करने के बाद मैं खुद ही मंदिर से सीधा अपने ससुराल के लिए घर आ गई थी। मेरी सास भी देखने के बहुत खतरनाक लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह जैसे बहुत खतरनाक औरत है और आने वाले टाइम में यह मेरा जीना दुश्वार कर देगी। मुझे मेरे कमरे में भेज दिया गया। वहाँ मेरा पति आया और मुझसे अच्छे तरीके से बात करने लगा। मुझे अपना पति देखते ही पसंद आ गया था, इसीलिए मैंने दूसरे की तरफ ध्यान नहीं दिया और यही बात सोची कि मेरा पति तो अच्छा है, इसीलिए मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। मैं इस बात से बड़ी हैरान थी कि मेरे पति की उम्र लगभग ही 50 साल होगी, लेकिन उनके सारे जवान बच्चे जिनकी उम्र 25 साल से 30 साल थी, ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता था कि मैं यहाँ आने के बाद बहुत कन्फ्यूज हो रही थी। मेरा दिमाग चारों तरफ दौड़ता रहा था। थोड़ी देर बाद मेरा पति मुझसे बातचीत करने के बाद अपने कमरे में चला गया और कमरे के अंदर ही मेरी सास और मेरे पति की बेटियां आ गई। मुझे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई थी कि मेरे पति की दोनों बेटियां बिल्कुल कुंवारी थी। वो
मुझे अम्मी कहकर पुकारने लगी। मुझे बहुत अजीब-सा लगा था। उसके बाद मेरी सास कहने लगी, "चलो लड़कियों, तुम कमरे से बाहर निकलो, मुझे बहू से कुछ बात करनी है।" ये औरत तो देखने में बड़ी अजीब-सी थी, मोटी भद्दी-सी और लाल-लाल होठों वाली। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत को पान खाने का शौक हो। वो मुझसे कहने लगी, "बेटी, इस घर में तुम्हें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। तुम इन बच्चों को देख रही हो, इनके माँ का साया चाहिए था। इनकी माँ इनका बचपन छोड़कर ही चली गई थी। तभी से मेरा बेटा बहुत परेशान लग रहा था। हम लोगों ने उसे समझाया कि तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारी दूसरी शादी करने से तुम्हारे लिए कोई अच्छा हमसफ़र भी मिल जाएगा और इन बच्चों के माँ की ममता भी मिल जाएगी। अब से तुम ही इन बच्चों की माँ हो।" और औरत ने मुझे प्यार से ऐसे जैसे कि मैं उनकी बहू नहीं बल्कि बेटी हूँ। मुझे खुशी हुई कि चलो ससुराल में सब लोग अच्छे हैं, और फिर वह मेरे कमरे से चली गई। उन लोगों के जाने के थोड़ी देर बाद मेरा पति कमरे में आ गया और वह मुझसे कहने लगा कि तुम्हारी मेरी बेटियाँ और मेरे बेटे का ख़्याल रखना और साथ-साथ में मेरी माँ का भी बहुत ख़्याल रखना। मैंने कहा, "मैं बहुत हैरान हूँ कि आपके बच्चे इतने जवान हैं, आप इन बच्चों के पिता नहीं लगते हैं।" वो मेरी ये बात सुनकर हँसने लगे और कहने लगी कि तुम ही नहीं, बल्कि यह सवाल काफ़ी सारे लोग मुझसे करते हैं। क्योंकि मैं इतना जवान जो हूँ। मेरे पति बहुत मुस्कुरा रहे थे, उनको देखकर मैं भी खुश हो गई। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वह शुरू से ही अपना बहुत ख़्याल रखते हैं और वह जिम भी करते हैं। उन्होंने सारी ज़िंदगी में जिम करने में ही गुज़ार दी है, जिसकी वजह से वह इतने जवान नज़र आते हैं। जो लोग अपने शरीर पर ध्यान देते हैं, वो लोग कभी सारी ज़िंदगी में बूढ़े नहीं होते। मैं अपने पति की यह बात सुनकर बहुत इम्प्रेस हो गई थी। तब मेरे पति ने कहा कि तुम्हें भी जवान कर दूँगा, वक़्त के साथ-साथ तुम बूढ़ी होने की बजाय और भी ज़्यादा खूबसूरत होती जाओगी। मैंने अपने पति से कहा कि मैं कैसे खूबसूरत होती हूँ, कहाँ से काली सांवली सी और कहाँ आप गोरे-चिट्टे से। मेरे पति ने कहा, ऐसी बातें मत करो, तुम मुझे बहुत पसंद आई हो। गोरे-काले से क्या होता है, इंसान की सीरत अच्छी होनी चाहिए। मैं उनकी इतनी सारी बातें सुनकर बहुत खुश हो गई थी। मेरे पति की बेटियाँ भी बहुत खूबसूरत थी। मेरे पति सच में बहुत ज़्यादा नौजवान लगते थे, पर बूढ़े इंसान में कोई ना कोई बीमारी तो ज़रूर होती है, कोई ना कोई ऐसी परेशानी होती है जिसकी उसकी उम्र की पहचान हो जाती है। लेकिन मेरा पति तो बिल्कुल ही जवान दिखता था। वो बहुत एक्टिव, और मेरे पति की यह दूसरी शादी है, तो फिर वह अपने पहली शादी पर कितना खूबसूरत और कम उम्र का होगा। फिलहाल मैं इस बात को इग्नोर कर दिया था। अब मुझे अपने ससुराल पर ध्यान देना था। वो एक सपने भरी रात थी जो मैंने गुजारी थी। सुबह हुई तो दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो मेरी सास सामने खड़ी थी। उनके हाथ में एक बड़ी-सी ट्रे थी और वह मेरे लिए कमरे में नाश्ता लेकर आई थी। मैंने कहा कि आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत थी? फ्रेश होने के बाद मैं आ जाती किचन में नाश्ता बनाने के लिए। मेरी सास कहने लगी, "अरे नहीं बहू, नई-नई बहू से इतना जल्दी किचन में काम करवाना अच्छा नहीं लगता।" मेरे पति भी सोकर उठ गए थे और हम दोनों ने साथ में बैठकर नाश्ता किया। मैंने अपने पति से कहा कि आज हमारी शादी का पहला दिन है, आज हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। मेरे पति ने कहा, बताओ कहाँ जाओगी? मैंने कहा कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। मेरे पति ने कहा, शायद तुम्हें यह बात पता नहीं है कि तुम्हें तुम्हारे माता-पिता ने यह बात नहीं बताई कि तुम अपने मायके किसी से भी नहीं मिल सकती। यह बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मुझे लगा कि वह शायद मज़ाक कर रहे हैं। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति कहने लगे कि ऐसा ही है। अब तुम्हारी शादी यहाँ हो गई है, इसीलिए तुम अपने किसी रिश्तेदार या मायके वालों से कोई कांटेक्ट नहीं रखोगी। अब मैं समझ गई थी कि यह वजह है कि जो मेरे घर के सारे लोग शादी से कुछ दिन पहले बहुत परेशान नज़र आ रहे थे और मुझे देख-देख कर बहुत रो रहे थे। मेरी विदाई पर भी
पूरा परिवार बहुत रो रहा था और तभी यह बातें बातों में मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अब हमारे तुम्हारे साथ सारे रिश्ते खत्म हो गए हैं। मेरी यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ऐसा करने की क्या शर्त मेरे माता-पिता की थी, फिर या मेरे पति की। जब मैंने अपने पति से ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैंने इसी शर्त पर तुमसे शादी की है क्योंकि तुम्हारी कहीं शादी नहीं हो रही थी और तुम्हारा घर वालों ने आसानी से खुशी-खुशी मेरी यह शर्त एक्सेप्ट कर ली थी। यह सुनकर मेरे दिल को बहुत ठेस पहुँची थी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मेरे पति के मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी। वो किसी से फ़ोन पर बातें करते हुए कह रहे थे कि रिश्ता तय होने पर हामी यह शर्त पहले से ही पक्की हो गई थी। मेरे पति फ़ोन पर बहुत बहस कर रहे थे। मैं समझ गई थी कि ये कॉल ज़रूर मेरे घर से ही आई होगी। मैं अपने पति के आगे खड़ी हो गई और कहने लगी कि प्लीज़ एक बार मेरी बात करवा दो। मेरे पति ने मेरी तरफ देखते हुए कॉल पर कहा कि आज के बाद मेरे मोबाइल पर किसी की कॉल नहीं आनी चाहिए। अगर फ़ोन किया तो आपकी बेटी को तलाक देकर आपके घर भेज दूँगा। ये कहकर उन्होंने कॉल काट दी। मैंने कहा, आपने ऐसा क्यों किया? मैं मिलने नहीं जा सकती पर एक बार फ़ोन पर बात तो कर सकती थी। मेरे पति ने कहा, तुम्हारे घरवाले भी मुझसे यही बात कह रहे थे, लेकिन हमारी शर्त ये थी कि शादी के बाद तुम अपने घर वालों को से या किसी रिश्तेदार से किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं रखोगी। फिर अब तुम्हारे माता-पिता इस बात को भूल कैसे गए हैं? उन्हें अब मेरे इनकार करने पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर वह लोग अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं तो फिर खामोश रहें और तुमसे बात करने की कोई कोशिश ना करें। यही उनके लिए बेहतर होगा। अपने पति का ऐसा रूप देखकर मैं बहुत डर गई थी। मेरे पति ने कहा कि इस घर में मेरी माँ है, मेरी बेटियाँ हैं और एक बेटा है। तुम उन सब के साथ रहो और उनका ख़्याल रखो। यही तुम्हारा कर्तव्य है। मैंने कहा, जो एक पत्नी का फ़र्ज़ होता है वह सब कुछ करके दिखाऊँगी, लेकिन एक बेटी को अपने माता-पिता से अलग ही अलगाव होता है, कोई उनकी जगह नहीं ले सकता। आप प्लीज़ एक बार मेरे माता-पिता से फ़ोन पर बात करवा दो। मैं आपका ये एहसान कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगी और आज के बाद कभी उनसे बात करने की ज़िद भी नहीं करूँगी। आपने उनसे इस तरह से बात की, उन लोगों को कितना बुरा लगा होगा। मेरे पति ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मैं रोती हुई खामोशी से कमरे के अंदर गई। रो-रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। पहले ही दिन मेरे साथ ऐसा किया तो आगे मेरे साथ क्या-क्या करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद मेरा पति कुछ सोचता समझता हुआ कमरे में अंदर आया और मुझसे चुप करवाने लगा, कहने लगा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारी बात करवा दूँगा, बल्कि तुम्हारे मुलाकात करवा दूँगा, लेकिन अभी नहीं, सही समय पर, जब सही समय आएगा तो। मैं तुम्हें उनसे मिलवाने के लिए ले जाऊँगा। मैंने अपने पति से कहा, लेकिन ऐसा कब होगा? तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा ना कि सब सही समय पर होगा, मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊँगा। बस तुम मेरे परिवार के सदस्यों का ख़्याल रखो। मुझे किसी काम से बाहर जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। मेरे पति यह कहकर घर से चले गए थे और मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई थी, जैसे वह मुझसे कुछ बातें करने के लिए मेरे पास बैठना चाह रही हो। मेरी सास ने मुझसे बातें करने में बिज़ी कर लिया। फिर कुछ देर बाद वो मेरे पति की बड़ी बेटी से कहने लगी, जाओ, तुम्हारी मम्मी ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है, इसके सर में दर्द हो गया है, इसके लिए एक कप चाय बनाओ। मेरे पति की बड़ी बेटी किचन में चाय बनाने के लिए चली गई थी। उसके पीछे दूसरी बेटी भी चली गई थी। मैंने बहुत मना भी किया था कि अभी मैं नाश्ता किया है, अभी मेरा चाय पीने का मूड नहीं है, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे लिए चाय बनवा ली और वह चाय का कप मुझे देकर कहने लगी, ये लो चाय पी लो। मैं उनसे बहुत मना कर रही थी क्योंकि मेरा तो कुछ खाने पीने का मन भी नहीं कर रहा था। फिर मैं
बेवजह चाय कैसे पी सकती थी। फिर मैंने सोचा कि आज मेरा ससुराल का पहला दिन है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे ससुराल वाले पहले ही दिन मुझसे नाराज हो जाएं। इसीलिए उनके ज़्यादा जिद करने की खातिर मैंने चाय को कप अपने हाथों में ले लिया था, लेकिन जैसे ही मैंने चाय के कप होंठ से लगाए, मुझे चाय के अंदर की कड़वी कड़वी सी बदबू आने लगी। ऐसा लगा जैसे वह खराब दूध की बनी हुई चाय है। मैंने कहा, चाय के अंदर से कैसी अजीब सी बदबू आ रही है। तो मेरी सास कहने लगी, नहीं बेटा, हम तुम्हें खराब दूध की चाय कैसे पिला सकते हैं। हो सकता है शायद फ्रिज में दूध किसी ने खुला छोड़ दिया हो और दूध के अंदर फ्रिज के किसी किसी पीने खाने की चीज में से बदबू आ गई हो। तभी मेरे पति की छोटी बेटी आ गई और कहने लगी कि आप हमसे प्यार नहीं करती। अगर आप हमसे प्यार करती होती तो आपको इस चाय से बदबू नहीं आती, बल्कि खुशबू आने लगती। हमारे घर की चाय तो सारे मोहल्ले में फेमस है। मोहल्ले का कोई भी हमारे घर में आकर हमारे घर की बनी हुई चाय पीता है तो बहुत तारीफ करता है, और आप हो कि कह रही हो कि इस चाय के अंदर से बदबू आ रही है। मैं मजबूरन यह चाय पीने लगी थी। चाय पीने में तो अच्छी थी, मगर उसमें कोई दवाई की बदबू आ रही थी। वह सच। लोग मुझे चाय में पीता हुआ गौर से देखने लगी, जैसे मैं कोई चाय नहीं बल्कि दवाई पी रही हूँ। चाय का कप पूरा फिनिश करते ही उन सब ने मेरी तरफ से ऐसे देखा जैसे मेरे किसी कोई बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। फिर वह सब मेरे कमरे से चली गई और मेरा सर अचानक भारी भारी सा होने लगा। मैं अपने पति से बड़ी बेटी की आवाज में लगाने लगी, जिसका नाम संध्या था। मुझे पता नहीं उसने मेरी आवाज सुन ली, लेकिन फिर मेरी आवाज सुनने के बाद भी वह मेरे करीब नहीं आई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कमरा गोल गोल घूम रहा है। और अब बस मैं बेड पर लेट गई। लेटने के बाद मेरी आंखें बंद हो गई। उसके बाद मुझे पता नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ। फिर मेरी आंख खुली तब खुली जब रात के 9 बज रहे थे। मैंने देखा कि कमरे में कोई भी हलचल नहीं थी। कमरे की लाइट भी बंद थी। बिल्कुल अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, लेकिन जैसे ही मैंने बेड से जमीन पर कदम रखा, अचानक मुझे कमजोरी महसूस होने लगी। मुझे चक्कर आने लगे और मेरे पेट में दर्द महसूस होने लगा। वो न जाने यह सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा था। मैंने सोचने की कोशिश की तो मेरा ध्यान गया कि मैं सुबह के 10 बजे चाय पी थी और उसके बाद मैं सो गई थी। और अब मेरी आँख खुली तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इतनी देर तक कैसे सो सकती हूँ? इसका मतलब ये था कि मैं आज अपने ससुराल का पहला दिन सोते-सोते ही गुजार दिया था। मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो पूरे घर की लाइट बंद थी। मैं टॉर्च की रोशनी से लाइट का बटन ढूंढने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक किसी ने मुझे खींचकर दूसरे कमरे में के अंदर धकेल दिया। मुझे बहुत डर लगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि मेरे पति का घर था। मुझे डर तो नहीं चाहिए था, लेकिन मैं चिल्लाने की कोशिश की, पर जिस इंसान ने मुझे दबोचा हुआ था उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया था। फिर मैं काफी देर वहीं पर रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन है जो मुझे इस तरह से दबोचे हुए हैं। उसके हाथों के एहसास से मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे यह हाथ मर्द का है। मैं पहचान सकती थी कि यह हाथ मेरे पति के नहीं थे। मैंने उस इंसान को जोर से धक्का दिया और मैं उस कमरे से बाहर भागते हुए अपने कमरे में पहुंच गई। वो ना जाने कौन इंसान था और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था, जिसने मुझे कमरे में दबोच लिया था। हे भगवान, यह इस घर में क्या क्या हो रहा है। यह घर मेरी सोच से भी ज्यादा बड़ा था। यह एक हवेली की तरह बना हुआ था। अभी मैं नई-नई थी और अपने कमरे के अलावा मैंने अपने ससुराल के घर को ठीक से देखा भी नहीं था। मुझे तो अब इस घर में डर लगने लगा था। मैं पहचानते हुए अपने कमरे में आ तो गई थी, क्योंकि मुझे अपने कमरे की अच्छी तरह से पहचान हो गई थी और मुझे किचन का रास्ता मालूम था और किचन के बारे में
मुझे पता था कि कौन सा किचन है। टॉयलेट बाथरूम मेरे कमरे में ही अटैच था। मैं बैठकर गहरी सांस ले ही रही थी, तभी अचानक कमरे के अंदर किसी के आने की आहट हुई। जैसे ही मैंने लाइट कर देखा कि कमरे में लाइट फौरन जल गई। मैंने देखा कि मेरा पति सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उन्होंने मेरी तरफ देखा तो कहने लगे, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मैंने कहा, आप कहाँ गए थे? मैं बहुत डर गई थी। मेरे पति कहने लगे, अरे भाई, क्यों डर गई थी? ये घर मेरा है, कोई भूत बंगला थोड़ी है जो तुम डर गई थी। मेरे पति अंदर आते हुए कहने लगे, मैं तो तुमसे कह गया था कि मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, पर जब मैं आया तो तुम सो रही थी। उसके बाद मैं अपनी बेटियों और माँ से बातें करने बैठ गया था। मैंने जल्दी से अपने पति का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, तुम परेशान क्यों होती हो? मैंने कहा, मुझे किसी ने दबोच लिया था। उसे कमरे में कौन था? मेरे पति ने कहा, अरे उस कमरे में मैं ही था। तुम्हें क्या लगा कि किसी और ने आकर तुम्हें दबोच लिया है? भला मेरे घर में मेरे अलावा और कौन आएगा? ये घर मेरा है। इस घर में मेरी बेटियां रहती हैं, मेरी माँ रहती है और मेरा बेटा रहता है। मेरा बेटा सारा दिन नौकरी पर रहता है, सिर्फ रात को ही सोने के लिए घर पर आता है, और वो भी 11 बजे से पहले वो कभी नहीं आता। और अभी 10:30 हो रहे हैं, तो फिर मैं ही था जिसने तुम्हें दबोचा था। मैंने कहा कि आप थे तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपको पता है कि मैं कितना डर गई थी। यह बात सुनकर मेरे पति जोर जोर से हंसने लगे और वह कहने लगे कि मैं तुम्हें डरा रहा था। मेरे पति ने इस बात की जैसे मुझे किसी ने दबोच लिया था, और जिसने धक्का दिया था वो और कोई नहीं, मेरे पति ही थे। फिलहाल मैं उनकी बात पर यकीन कर लिया था और मैं बेफिक्र हो गई थी कि चलो, यह मजाक मेरे पति ने ही मेरे साथ किया था। अब जब वह खुद अपनी मजाक को एक्सेप्ट कर रहे थे तो मुझे और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं थी। हो सकता है कि मुझे अपने पति को पहचानने में गलती हो गई हो, लेकिन अभी मैं उनके साथ एक दिन भी नहीं सोई थी। मेरे पति ने आते ही मुझसे कहा कि चलो तुम खाना खा लो। मैं खाना खा चुका हूँ। मैंने कहा, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, लेकिन मेरे सर में दर्द है हो और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में बहुत कमजोरी है। पति ने कहा, चलो ठीक है, तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ, चाय पीने से तुम्हारे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। मैंने अपने पति से कहा कि नहीं, मैं इतने ज़्यादा चाय नहीं पीती, मेरा चाय पीने का मन नहीं कर रहा। तो मेरे पति कहने लगे, चलो फिर मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना ला देता हूँ, उससे तुम्हें कमजोरी भी महसूस नहीं होगी। मैंने अपने पति से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं पीना चाहती हूँ, पर अजीब बात ये थी कि मेरा पति भी मेरे लिए जबरदस्ती कॉफी बनाकर ले आया। मैंने कहा कि कुछ नहीं खाना चाहती हूँ और ना ही पीना चाहती हूँ, और न जाने क्या ससुराल में आने के बाद मुझे भूख प्यास सब कुछ खत्म हो रही थी। मेरे पति ने कहा कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना कर लाया हूँ। तुम्हें मेरे हाथ की बनी कॉफ़ी काफ़ी पीनी पड़ेगी। मुझे अपने पति की यह बात बहुत अजीब लगी थी, लेकिन फिर मैंने कॉफ़ी पी ली और वैसे ही हुआ जैसे मेरे साथ आज सुबह हुआ था। मेरी आंख लग गई और मैं अगले ही दिन सोकर उठी। अब लगता था जैसे कि ये कोई कॉफ़ी नहीं थी, बल्कि यह कोई ऐसी चीज़ थी जिसे पीकर मुझे नींद आ गई थी। जब मैं सुबह सोकर उठी तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब की बार जब मेरी आँख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। मैं इतना ज़्यादा कैसे सो सकती थी? बस यही सोच-सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। अब इतनी नींद तो इंसान को नेचुरली तौर पर भी नहीं आ सकती। यही नींद ज़ाहिर-सी बात है कि नशे की दवा की नींद थी। मैं खामोश हो गई थी और मैं जान गई थी कि यह लोग
कुछ न कुछ तो ऐसा मिलाकर पिला रहे हैं जिसकी वजह से मुझे नींद आ रही है और मेरे अंदर कमजोरी का एहसास बढ़ता चला जा रहा है। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे किसी की दी हुई कोई चीज ना तो खानी है और ना ही पीनी है। मैं खुद अपने हाथों से बना हुआ खाना खाऊंगी। मैंने ऐसा ही किया। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो मैंने सारे घर के काम खुद कर लिए थे, क्योंकि घर में हमेशा की तरह अजीब सी वीरानगी और खामोशी छाई हुई थी। इस खामोशी में किसी से मैंने आखिर में क्या बात कर सकती थी। मेरी सास और बेटियां अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। मेरे पति और बेटा सुबह की नौकरी करने के लिए निकलते तो रात को ही घर में घुसते। इसी तरह से मेरे दिन गुजर रहे थे, लेकिन इन सब में एक अजीब बात थी कि इतना ध्यान रखने के बावजूद भी मेरी नींद का आना कम नहीं हुआ था। मैं जब भी सो रही थी इतना ज्यादा सो रही थी कि जिसकी कोई हद ही नहीं थी, और मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मुझे इतना ज्यादा कमजोरी होने लगी थी कि मैं किसी काम में करने की काबिल नहीं हो रही थी। बस मैं हमेशा यही दिमाग लड़ाती रहती थी कि आखिरकार मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। अब तो मैं इस घर के किसी भी मेंबर के हाथ का दिया हुआ कुछ भी नहीं खाती पीती हूँ। फिर मुझे अभी भी इतना ज्यादा नींद कैसे आ रहा है। आज मैंने सोचा कि मैं मंगलवार का व्रत रख लेती हूँ, लेकिन मेरी हालत व्रत रखने के काबिल नहीं हो रही थी। फिर भी मैंने व्रत रख लिया था। मैंने ना तो पानी पिया और ना ही घर का कुछ खाया। अजीब बात यह थी कि आज मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी और मुझे किसी ने तंग भी नहीं किया। एक ऐसी बात मेरे सामने आई जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज मैं जाग रही थी। वरना जब भी रोज मेरे पति काम से आते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि वह कब आए हैं और कब घर में आने के बाद उन्होंने क्या किया है। मैंने व्रत खोलने की तैयारी की। अपने पति के आने से पहले मैंने अच्छे कपड़े पहन लिए और मैं अच्छी तरह से तैयार हो गई। मैं बिल्कुल रेडी होकर दरवाजे के पास खड़ी अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक मुझे किसी काम की याद आ गई और मैं वापस कमरे में आ गई। इतनी देर ही में मेरे पति के घर दरवाजे के अंदर दाखिल हुए और अंदर आते ही उनकी दोनों बेटियां और माँ उनके घेर लिया और उन्हें दूसरे कमरे में ले गई। मैं हैरान थी कि वह मुझसे बात करने की बजाय अपनी बेटियों के कमरे में चले गए थे। मैं उनकी बेटियों के कमरे में दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। कमरे के अंदर मेरे पति अपनी बेटियों और माँ के साथ मौजूद। मैंने दरवाजे की जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया था, पर दरवाजा नहीं खुला। कुछ देर तक जब मैं ऐसे ही दरवाजा बजाती रही तो मेरा पति गुस्से से दरवाजा खोलता हुआ कमरे से बाहर निकला। उनकी आंखों में मुझे गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो मुझे देखते ही कहने लगे, पागल हो गई हो क्या? इतनी जोर जोर से दरवाजा क्यों बजा रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम कमरे से ज्यादा बाहर मत निकला करो। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने अपने पति से कहा, यह घर मेरा भी है तो मैं इस घर में कमरे के अंदर क्यों नहीं आ सकती? मेरे पति कहने लगे, बकवास बंद करो और अपने कमरे में जाओ। मैंने कहा, मुझे अभी आप लोगों के साथ कमरे में बैठकर बातें करनी है। मेरे पति ने कहा, यह कमरा मेरी बेटियों का है और इस टाइम में अपनी माँ बेटियों के साथ बातें करता हूँ। उन्होंने मुझे धक्का मारते हुए कहा, जो अपने कमरे में, जब तुमसे बात करने का टाइम आएगा तो तुमसे बात करने तुम्हारे कमरे में चला आऊंगा। मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि मेरे पति को अपनी बेटियों और माँ से बात करने के लिए सिर्फ रात को ही टाइम मिलता है। मैं बाहर ही खड़ी हो गई थी और मेरे पति ने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और अंदर से धीरे धीरे बोलने की आवाज आने लगी। मैंने दरवाजे पर कान लगाए और उन लोगों की बातों को सुनने की कोशिश की। मेरे पति कमरे के अंदर कुछ कह रहे थे, लेकिन मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने धीरे से खिड़की खोलने की
कोशिश की। मैंने खिड़की से हल्का-सा हिलाया तो खिड़की का दरवाज़ा थोड़ा-सा खुल गया और मुझे अंदर का नज़ारा दिखने लगा। मैंने अंदर देखा तो अंदर लगभग 6 लोग मौजूद थे। 2 मेरे पति की बेटियाँ थीं और एक औरत जो कि मोटी थी। उनको तो मैं दूर से ही पहचान सकती थी, वो मेरी सास थी और एक और मेरे पति की बेटा भी मौजूद था, लेकिन हमारे घर में तो सिर्फ 5 मेंबर हैं। ये छोटा इंसान कौन था? मैं इस इंसान को पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं हैरान हो गई थी कि आखिरकार यह घर में क्या चल रहा है। मैंने देखा कि मेरे पति को वह लड़का नोटों की गड्डी दे रहा था। मुझे उस लड़के के चेहरे को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई थी और सोचने लगी थी कि आखिर इस घर में क्या हो रहा है। तभी थोड़ी देर बाद मेरे पति कमरे के अंदर आ गए और मुझसे प्यार से बातें करने की कोशिश करने लगे। लेकिन एक अजीब बात ये थी कि उनके हाथ में कॉफ़ी का कप था। वह मुझे बहला-फुसला कर ये कॉफ़ी पिलाना चाहते थे। मेरे पति ने कहा, "ये लो कॉफ़ी पी लो, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा।" मैंने कहा, "मुझे नहीं पीना है।" मेरे पति मेरा हाथ पकड़ते हुए कहने लगे, "मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुमसे इस तरह से बिहेव किया। वह आज मुझे काम के स्ट्रेस कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, इसीलिए मैंने अपना गुस्सा तुम पर निकाल दिया।" मैंने अपने पति को यह नहीं बताया कि मैंने कमरे के अंदर जो कुछ हो रहा था, वह सब कुछ देख लिया था। मैं खामोश ही से खबर बैठी रही, लेकिन मेरे पति मुझे कॉफ़ी पिलाने के लिए ज़बरदस्ती करने लगे। मैंने अपने पति से गुस्से में कहा कि आखिर इस कॉफ़ी और चाय में क्या मैटर है? मैं सब कुछ अपनी मर्ज़ी से खाती-पीती हूँ, लेकिन इस घर में ज़बरदस्ती मुझे यह सब कुछ क्यों पिलाया जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कॉफ़ी में कुछ ऐसा मिला हुआ है जिससे आप मुझे बेहोश करना चाहते हो या फिर मारना चाहते हैं? मेरे पति ने कहा कि तुम पागल हो गई हो। मुझे तुम्हारी फ़िक्र है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ। भला मैं तुम्हें बेहोश क्यों करना चाहूँगा? तुम घर के कामों पर ध्यान दो। वैसे भी घर में कामों के लिए नौकरानी की ज़रूरत है। तुम कल से घर के सारे काम करोगी। तुम्हें ज़्यादा फ्री होने की आदत हो गई है, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में उल्टे-सीधे ख़्याल आने लग जाते हैं। मैं समझी थी कि मेरे पति शायद मुझे धमकाने के लिए यह सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि तुम मुझे मजबूर करती हो ऐसे बातें करने पर। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है आज तुमने व्रत रखा है। मैं इसीलिए तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाकर लाया था, लेकिन तुम मुझे नाराज़ कर दिया। अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। आपने पति की इतनी प्यारी बात सुनकर मेरा दिल नरम हो गया था और मैंने उनके हाथ से कॉफ़ी का कप लिया और कहा कि आप परेशान मत होइए, ये कॉफ़ी मैं पी लेती हूँ। मेरी यह बात सुनकर मेरे पति खुश हो गए, लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने जैसे ही कॉफ़ी पी उसके बाद मुझे अजीब-सा नशा चढ़ने लगा और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद फिर मेरे साथ वही हुआ जैसा हर बार होता आया था। मैं अपने पति की बातों में आ गई थी। ज़रूर अब यो तो कुछ न कुछ गड़बड़ थी। मुझे अब गड़बड़ का एहसास होने लगा था। सुबह मेरी आँखें अगले दिन 9 बजे खुली थी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था और मेरा सर बहुत ज़्यादा भारी-भारी हो रहा था। अगले दिन जब मैं अपने कमरे के अंदर से निकली तो खामोश रही। मेरे पति काम पर जा चुके थे। मेरी सास ने मुझे घर के सारे काम करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बहू, अब तुम्हारी शादी के काफ़ी दिन हो गए हैं। मैं चाहती हूँ कि अब घर की ज़िम्मेदारी तुम अपने कंधों पर ले लो। मुझे घर के काम करने के कोई एतराज़ नहीं था, इसीलिए मैं खामोशी से सब करने लगी। मेरे पति की दोनों बेटियाँ जवान थीं, लेकिन वह घर के किसी काम में हाथ नहीं लगाती थी और मेरी सास भी एक तरफ बैठकर सिर्फ़ खाना खाती रहती थी और उनको नज़र मुझ पर ही रहती थी।
मुझे ये औरत शुरू से ही बड़ी अजीब लगती थी। इसे देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि यह मेरे पति की माँ है। एक दिन मैं कपड़े धो रही थी। मैंने देखा कि मेरे पति का बेटा मुझे बड़ी अजीब-अजीब नज़रों से घूर रहा था। उसको देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। इसीलिए मैंने अपने पेट को साड़ी से ढक लिया। आज मेरे पति के बेटे की छुट्टी थी और वही घर में मौजूद। मैं किचन में खाना बना रही थी और मुझे एहसास हुआ कि जैसे किसी का हाथ मेरे कमर पर है। मैं घबरा कर जैसे ही पीछे पलटी तो मैंने देखा कि मेरे पति का बेटा खड़ा हुआ था। वह मुझे देखते ही घबरा गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। मैंने उससे कहा, तुम्हें क्या चाहिए और यह तुम कैसी हरकतें कर रहे हो? वो कहने लगा, मम्मी मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मुझे एक गिलास पानी चाहिए था, इसीलिए मैं किचन में आ गया था। मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वह किचन से बाहर चला गया। मेरा तो शरीर बुरी तरह से कांप गया था। न जाने इस घर का माहौल कैसा था। मेरे पति की बेटियां भी अजीब-अजीब तरह के कपड़े पहनती थी। ऐसा लगता था कि वह कोई हीरोइन है। इन कपड़ों से उनके शरीर से काफ़ी हिस्से चमकते थे। एक दिन दरवाजे पर दूध वाला आया तो मैंने दूध लेने के लिए दरवाजे पर चली गई। मैं जैसे ही दरवाजे पर गई तो गली में काफ़ी सारी औरतें खड़ी हुई थी और आपस में मुझे देखकर बातें कर रही थी। दूध वाला तो दूध देकर चला गया था, लेकिन वह औरतें अभी भी मुझे घूर रही थी और वह मेरे करीब आ गई। वो कहने लगी, तुम्हें हमने कभी पहले इस घर में नहीं देखा। क्या तुम यहाँ नई-नई आई हो? मैंने कहा, आपका क्या मतलब है? मैं नई आई हूँ। मैं इस घर की बहू हूँ। मेरी बात सुनकर वह औरतें एक दूसरे को देखने लगी और उनमें से एक औरत हंसकर कहने लगी, अरे बहू, इस घर में न जाने कितनी बहुएं अब तक आ चुकी हैं। मैं उस घर से आगे कोई सवाल करती इतने में ही पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़कर अंदर की तरफ खींच लिया। मैंने जैसे ही पलटकर देखा तो मेरी सास ने मुझे अंदर की तरफ धकेला। मेरे हाथ से दूध का बर्तन गिरने से बच गया था, जबकि थोड़ी सा दूध फर्श पर गिर गया था। मेरी सास ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा दी और वह मुझे घूरते हुए डांटने लगी। कहने लगी, मेरे बेटे ने तुझसे कितने बार मना किया है कि ज्यादा इधर उधर ताक झांक करने की जरूरत नहीं है। अगर यह बात मेरे पति को पता चल गई तो तू दरवाजे में खड़े होकर मोहल्ले की औरतें से बात कर रही थी तो तू नहीं जानती है कि वो तेरा क्या हाल करेगा। मैंने कहा, मैंने ऐसा भी क्या गलत कर दिया? दूध वाला बहुत देर से दरवाजा के बेल बजा रहा था। किसी को दरवाजे की नहीं गई तो इसीलिए मैं दूध का बर्तन लेने चली गई। और आप यह किस तरह से मुझसे बात कर रही हो? मैंने कोई पाप नहीं कर दिया है मोहल्ले की औरतें से बात करके। उस दिन मेरी सास बहुत हंगामा किया था। आज मुझे इन लोगों पर शक होने लगा था और मैं सोच में पड़ गई थी कि वो मोहल्ले वाली औरत मुझे क्या कहना चाहती थी, क्योंकि वही मोहल्ले की औरत थी जो मुझ पर इस बारे में सब कुछ बता सकती थी। मैंने मौका देखते ही मोहल्ले की एक औरत से बात करने की कोशिश की। मैंने बहाने से छत पर चली गई। उस टाइम घर के सारे लोग सो रहे थे। छत पर जाने के बाद घर के सामने वाली छत पर पत्थर उठाकर मारने लगी ताकि कोई बाहर मुझे देखने के लिए आए और मैं मौका देखते ही उस औरत बात कर लूं। मेरे पत्थर मारने पर एक औरत खिड़की पर झांकने लगी। मैंने तभी उसे आवाज लगा दी और बहाने से उस छत पर बुलाया और औरत अपनी छत पर आ गई। हमारे घर की छत और उस सामने वाले घर की छत आमने सामने ही थी, क्योंकि हमारे घर भी आमने-सामने थे। मैंने उसे औरत से कहा कि आज जो तुम लोग गली में खड़ी हुई मेरे बारे में कुछ बातें कर रही थी और मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। मैं इस घर के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे बता दो। मैं यहाँ रहते हुए बहुत परेशान हूँ। उस औरत ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँगी, लेकिन इस मामले में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैंने कहा, ठीक है।
कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा। उस औरत ने बताया कि जिस घर में तुम रहती हो ये घर कोई घर नहीं है और इसमें रहने वाला आदमी तुम्हारा पति नहीं है, बल्कि यह लोग आपस में परिवार के सदस्य ही नहीं है, ये घर एक कोठा है। इसमें जो औरत रहती है वह एक बाई है और 2 जवान लड़कियां रहती हैं। वो इस घर में लड़कियों को बहला-फुसला कर लाती हैं और जो तुम्हारा पति है उसका भी यही काम है। वह लड़कियों से या तो शादी के बहाने से उन्हें घर लेकर आता है या फिर उनको किडनैप करके यहाँ लेकर आता है और बाकी बार तुम यहाँ पर आई हो तो हम कई बार इन लोगों के खिलाफ केस कर चुके हैं, लेकिन यह लोग हर बार पुलिस को ज़्यादा पैसे देकर भगा देते हैं और मोहल्ले में रहने वाले लोगों को किसी न किसी बात पर तंग करते रहते हैं। मैंने कहा, इस घर में जो लड़का रहता है वो कौन है? उस औरत ने बताया कि इस घर में जो लड़का है वह तुम्हारे पति का बेटा नहीं बल्कि वह बाई का बेटा है। उसका यही काम है कि वह लड़कियों पर नज़र रखता है। जो लड़की इस घर में रहती है कहीं वह यहाँ से भाग न जाए। यहाँ पर हर 1 महीने में एक लड़की के बहाने से लाया जाता है। मैंने कहा, अच्छा, यहाँ पर लड़कियों के लाने के बाद उनके साथ क्या किया जाता है? उस औरत ने बताया कि तुम बिल्कुल पागल हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या-क्या हो रहा है। मैंने कहा, मुझे नहीं पता। उसने कहा कि यहाँ पर जो भी लड़कियाँ आती है उसके शरीर को बेचा जाता है। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। और उस औरत ने बताया कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं, ये लोगों को सामने सीधे बनते हैं, लेकिन उनकी हरकत हम लोग जान चुके हैं क्योंकि इस मोहल्ले में रहते यहाँ जो लड़की आती है, उनसे किसी न किसी तरीके से बेहोश कर दिया जाता है और रात को उसकी कीमत लगा दी जाती है। वह लड़की जब तक बेहोश रहती है, उसे कुछ पता ही नहीं चलता कि उसके साथ रात भर किसी दरिंदे ने उसकी इज्जत के साथ खेला है। मेरे तो पसीने छूटने लगे थे। आखिर ये औरत यह सब कुछ क्या कह रही थी? ये औरत सारी बातें सच कह रही थी। उसने मुझसे कहा कि तुम भली लगती हो इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ जितना जल्दी हो सके यहाँ से मौका देकर भाग जाओ, वरना यह लोग तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मेरी इज्जत भी ना जाने कितने मर्दों के बीच तार-तार हो चुकी थी। यह मेरा कोई ससुराल नहीं था बल्कि यह एक गैंग के लोग थे जो कि लड़कियों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी कीमत लगा रहे थे और इसी तरीके से अपना धंधा चला रहे थे। वो औरत मुझसे कुछ देर बात करने के बाद अपने घर में चली गई और मैं सोचती रह गई थी कि मैं क्या करूं। मैंने ठान लिया कि अब मैं यह सब कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने कमरे में चली गई और जाने के बाद मैंने अपने पति को फ़ोन चुपचाप उठाया और पुलिस को कॉल लगा दी। पुलिस को मैंने अपनी सारी बातें बता दी थी। मुझे पता था कि मेरे साथ इतने दिनों से यह सब कुछ जो हो रहा है, उस हिसाब से ये लोग अगले दिन भी मेरे साथ वही सब कुछ करेंगे। मैंने इन लोगों को रंगे हाथ पकड़वाना चाहती थी। इसीलिए अगले दिन जैसे ही मेरे पति ने मेरे अगले कॉफ़ी का कप किया तो मैंने प्यार से उनके हाथ से कॉफ़ी कप ले ली और अपने पति से ऐसे रिएक्ट करने लगी जैसे मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। लेकिन मैंने उस कॉफ़ी को अपने पति के ध्यान हटाते ही बेड के नीचे फेंक दिया था और थोड़ी देर बाद मैंने सोने का नाटक करने लगी। मैंने रात के वक़्त ही दिया था आने के लिए। 10 बजे के टाइम पर मेरा पति घर आया करता था और लगभग 1-2 घंटे बाद मेरे साथ यह सब कुछ किया जाता था। मेरे पति ने उस दिन की तरह किसी दूसरे आदमी को मेरी कीमत लगा दी थी और मेरा पति कमरे से बाहर चला गया था। मैं जग रही थी लेकिन सोने की एक्टिंग कर रही थी। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे कमरे में आया था और उसने मेरे शरीर पर हाथ फेरना शुरू किया। तभी हमारे घर के पुलिस की रेड पड़ गई और पुलिस ने उन लोगों के रंगों हाथे पकड़ लिया जो आदमी पैसे देकर मेरी इज्जत के साथ खेलने आया था। उसने पुलिस को सारी सच्चाई बता दी कि सारी रात आज के रलिए में उस आदमी ने मेरी इज्जत की कीमत लगा दी थी, लोगों को दी है। अब पुलिस के पास मेरे इन लोगों के खिलाफ बहुत सारे सबूत
इकट्ठे हो चुके थे। मोहल्ले के लोगों ने भी अपनी-अपनी गवाही दी। पुलिस ने इन सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया। मैं अपने पेरेंट्स के घर आ गई थी और जब मैं उनको यह सब कुछ बताया तो वह लोग मुझे बहुत शर्मिंदा हुए थे। उन लोगों ने ही कहा कि हमें तो उसी दिन शक हो गया था जिस दिन उस लड़की ने हमसे शर्त रखी थी कि आज के बाद आप लोग अपनी बेटी से ताल्लुक नहीं रखोगे, पर हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं पता था कि वह इतना भी गिर सकता है। फिलहाल वह लोग अरेस्ट हो चुके हैं और मैं अपने पेरेंट्स के घर आ गई थी। आज तक मेरी शादी नहीं हुई और अब मुझे शादी के नाम से डर लगता है। मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहकर उनकी सेवा कर रही हूँ क्योंकि मेरे माता-पिता बहुत बूढ़े हो चुके हैं। मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं पढ़ी-लिखी थी और मैं नौकरी करके अपना गुज़ारा कर रही हूँ। उस घिनौने दरिंदगी ज़िंदगी से बेहतर मुझे अपनी ज़िंदगी ज़्यादा पसंद है। मैं अब आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी बेटियों की शादी जहाँ भी करें, लड़कों वालों की पूरी जाँच-पड़ताल कर लें क्योंकि कुछ माता-पिता अपनी बेटियों की शादी न होने पर बेटियों को किसी भी हवाले कर देते हैं। मैं नहीं चाहती कि जैसा मेरे साथ हुआ आप लोगों के साथ भी किसी ऐसे के साथ हो। इसीलिए ऐसे धोखेबाज लोगों से सावधान रहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़